हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा दैट वाज नंबर सिस्टम, सॉरी स्टाइल एंड स्टाइल के हमने ऑप्शंस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइलिंग को पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्स और एडिटिंग के कुछ ऑप्शंस। देखिए गाइस, सेल्स का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है। सेल्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास इंसर्ट। देखिए, इंसर्ट का मतलब किसी भी दो सेल्स के बीच में जगह बनाना, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली, यानी कि चाहे वो रोज के बीच में या कॉलम्स के बीच में जगह को बनाना। देखिए, अगर हम अपने कर्सर को C5 पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है, और C5 सेल में बैठा हूँ। अगर मैंने इंसर्ट में जाकर इंसर्ट सेल पे क्लिक किया, इंसर्ट सेल पे क्लिक करके देखिए चार ऑप्शन आपको दिखाई देंगे: शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो या एंटायर कॉलम। वेयर डू यू वांट टू शिफ्ट, कहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर मैंने कहा मुझे राइट साइड शिफ्ट करना है तो क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे सेल्स राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, ओके, एक सेल जगह बना लेता है और बाकी सारे सेल्स राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल Z कर दूंगा तो इसे हम फिलहाल अंडू कर देते हैं। अगर इसी में ऑप्शन में इंसर्ट सेल में जाता हूँ, शिफ्ट सेल डाउन बोलूँगा, ओके कहूँगा तो शिफ्ट सेल डाउन ओके, यानी कि एक सेल खाली हो गया और बाकी सारे सेल नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। सिमिलरली कंट्रोल Z। अगर आपको इंसर्ट में ही इंसर्ट सेल में जाके करना है एंटायर रो, एंटायर रो का मतलब है पूरी रो आपको खाली चाहिए। जैसे 5th रो में मेरा कर्सर है एंड सपोज वी वांट कि ये 5th रो पूरी की पूरी खाली हो जाए, तो उसके लिए आप ओके करेंगे, पूरी रो आपकी खाली हो जाएगी। ठीक है, इसको भी कंट्रोल Z से हम अंडू कर सकते हैं। अगर मुझे पूरा कॉलम खाली चाहिए तो वी कैन से इंसर्ट सेल और इसमें एंटायर कॉलम करूँगा तो ये पूरा C कॉलम खाली हो गया और C कॉलम के आगे आने वाली सारी चीज़ें C कॉलम से आगे शिफ्ट हो जाएंगी। देखिए, C कॉलम पूरा का पूरा खाली हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही ऑप्शन आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी मिलता है कि इंसर्ट में बाहर भी आप इंसर्ट शीट रो या इंसर्ट शीट कॉलम कर सकते हैं। ऑप्शन अंदर भी हमने वही किया। एक तरीका थोड़ा सा और हो सकता है कि सपोज हो सकता है मुझे कोई 2 रो खाली चाहिए, तो मैंने 2 या 3 रो जितनी खाली चाहिए उन रोज को सेलेक्ट किया। इंसर्ट में जाके जैसे मैंने इंसर्ट शीट रो कहा तो ये 3 रो नीचे आ जाएगा। कंट्रोल Z अंडू। इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा आप कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम में बैठे हैं, सेलेक्ट पूरा भी नहीं, आप खाली इसको भी सिलेक्ट करेंगे या इसको भी सिलेक्ट करेंगे, आपको ये 2 कॉलम खाली चाहिए, तो आप क्या कहते हैं, इंसर्ट कॉलम करेंगे तो ये पूरे कॉलम यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो दिस इज इंसर्शन। इंसर्ट मतलब बीच में जगह बना रहा है। इसी तरीके से नीचे अगर आप देखते हैं तो शीट 1 और शीट 2 दो शीट आपको दिख रही है। अगर मैं शीट 1 के ऊपर कर्सर को रखता हूँ, देखिए यहाँ पर शीट 1 के ऊपर, देखिए 1 2 दो शीट हैं, 1 के ऊपर कर्सर को रखा और अगर मैं इंसर्ट शीट करता हूँ तो इंसर्ट शीट का मतलब होता है उस प्लेस पे जहाँ पे मैं करेंटली बैठा हूँ उस जगह पर एक नई शीट ले लेना। तो जैसे ही इंसर्ट शीट करूँगा तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, शीट 1 और 2 से पहले ही एक थर्ड शीट इंसर्ट हो गई। हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर प्लस भी होता है, प्लस से भी शीट आती है, लेकिन प्लस से जब शीट आती है तो जो करंट शीट जहाँ पर मैं बैठा हूँ उसके बाद एक नई शीट बनती है, जबकि इंसर्ट करने का मतलब होता है उस जगह पर खाली जगह बना के उस जगह पर नई जगह शीट बनाना। तो देखिए, अब हम मूव कर सकते हैं, चाहे तो इस शीट को प्रेस करके दबा के रखिए और इसको 2 के बाद ला के छोड़ दीजिए, आपकी शीट नंबर 1 2 3 हो जाती है। और यहाँ अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो न्यू शीट हमेशा बाद में ही आती है, तो 1 2 3 या 4 शीट इसके बाद मिलेगी आपको। तो गाइज, ये तो ऑप्शन था आपका इंसर्ट करना। सिमिलरली जब हम डिलीट की बात करते हैं तो डिलीट के अंदर क्या होता है, डिलीट के अंदर ये होता है कि आप जैसे वही D5 पे मेरा कर्सर है अभी, और अगर सपोज करो मैंने डिलीट का बटन दबाया, डिलीट के बटन में मैंने कहा डिलीट सेल। डिलीट सेल का मतलब क्या होता है, डिलीट सेल का मतलब अगर इस सेल को डिलीट करेगा तो वो फिर से मेरे से 4 ऑप्शन मांगेगा: शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। लेफ्ट का मतलब क्या है,
इसके बाद वाली वैल्यू 5593 या ये सारी वैल्यू जितनी भी हैं वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएंगी। देखिए ओके, इसको डिलीट किया तो इसके बाद वाली सारी वैल्यूज़ लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई। इसी तरीके से अगर हम डिलीट में जाके डिलीट सेल करते हैं और शिफ्ट सेल अप करते हैं तो जो 8577 वैल्यू है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। देखिए ये सेल डिलीट होगा तो ये सारी वैल्यूज़ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। कंट्रोल Z दबाया हमने, अंडू कर दिया। इसी तरीके से डिलीट के अंदर जाकर अगर मैं डिलीट सेल में जाता हूँ और कह देता हूँ एंटायर रो, तो देखिए जो ये सोहन सिंह वाली, क्योंकि 5th रो में बैठा हूँ, पूरी 5th रो ये वाली आपकी पूरी रो चली जाएगी, ये पूरी रो हट गई। इसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें तो डिलीट में, डिलीट सेल में अगर हम एंटायर कॉलम कहते हैं तो यहाँ पर DA वाला पूरा का पूरा कॉलम आपका हट गया। कंट्रोल Z कीजिए, अंडू हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डिलीट सेल, डिलीट रो, कॉलम। डिलीट शीट रो, बाहर भी अगर हम यही करते हैं तो यहाँ से भी डिलीट रो जाएगी या डिलीट कॉलम। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको मल्टीपल रो इंसर्ट करना बताया, अगर आपको मल्टीपल रो डिलीट करनी है तो आप क्या करेंगे, डिलीट शीट रोज, तो ये सारी रोज बीच में से हट जाएंगी। अंडू कीजिए, वापस आ जाएगा। तो गाइज आपने देखा ये डिलीट के ऑप्शंस। इसी तरीके से देखिए नीचे मैंने शीट 3, 4 है, ये जो 4th शीट है ये मुझे नहीं चाहिए, हटानी है मुझे। तो हम क्या करते हैं, डिलीट में जाएंगे और जैसे ही हम यहाँ पर डिलीट शीट का बटन दबाते हैं तो ये शीट आपकी 4th शीट देखिए गायब हो गई, 4th शीट हट गई। तो यहाँ पर आपके पास 3 शीट्स बची हुई हैं। तो ये अभी हमने क्या सीखा, इंसर्ट और डिलीट। अब बात फॉर्मेट की आती है। फॉर्मेट में क्या होता है, देखिए आप किसी भी सेल के ऊपर रखते हैं, जिस सेल के ऊपर बैठ के भी अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल की हाइट या विड्थ को बदलना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाइए। अगर रो की हाइट बदलनी है आपने तो आप रो की हाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि रो की करंट हाइट 15 दिखा रहा है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू फॉन्ट साइज ऑल्सो, डिपेंड करता है ये। अगर मैंने इसको 25 कर दिया ओके, तो ये इसकी हाइट देखिए बढ़ा दी उसने, सेल्स की हाइट को बढ़ा देता है। कंट्रोल Z करूँगा, अंडू हो जाएगा, या मैं कंट्रोल Z नहीं दबाता हूँ, अब कहता हूँ ऑटो फिट हाइट, रो की हाइट को ऑटो फिट कर दो। तो ऑटो फिट मतलब मैंने आपको क्या कहा, फॉन्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से वो फिट कर देता है। इसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर कॉलम, जैसे मैं TA के कॉलम पे बैठा, अगर हम इस कॉलम पे बैठ के फॉर्मेट में जाके कॉलम की विड्थ को, अभी देखिए 11.57 है, अगर मैंने इसको यहाँ पर 25 कर दिया ओके, तो कॉलम की विड्थ देखिए बढ़ गई। इस कॉलम की विड्थ को मुझे सही करना है वापस। तो देखिए अगर सपोज करो मैंने पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट किया, क्योंकि देखिए इसमें जो साइज़ होता है वो वेरी कर रहा है। मतलब अगर पहला जो कॉलम है TA, उसके अंदर सिर्फ 2 करेक्टर, उसके बाद 6000 आ रहा है, उसमें 3 करेक्टर हैं, 3204 4 करेक्टर, सॉरी 6000 में 4 करेक्टर हैं, 3204 आ रहा है उसमें 4 करेक्टर हैं, लेकिन 10044 में आपके पास 5 करेक्टर हो गए। तो अब इस चीज़ को लेकर हम अगर सभी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा कि हम मैक्सिमम कॉलम, मैक्सिमम विड्थ वाला जो भी कॉलम होता है उसके अकॉर्डिंग फिट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जैसे ये करूँगा तो जो सबसे बड़ा कॉलम होता है उसके अकॉर्डिंग फिट करता है। सेकेंडली ये तो चलो ठीक है, साइज़ के हिसाब से हो गया। अब एक वर्ड होता है हम जैसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ इस समय हमारी, जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जिस सेल पे भी मैं क्लिक करता हूँ उसकी अपनी सबकी देखिए कॉलम विड्थ लगभग देखिए यहाँ पे सबकी बराबर आ रही है, लेकिन कुछ कॉलम अकॉर्डिंगली हमने बड़े कर रखे हैं, है ना। कुछ कॉलम को, जैसे अब यहाँ नेम वाला कॉलम है, मैंने खींच के बड़ा किया है, यहाँ पे डेट आ रही है, मैंने कॉलम को खींच के बड़ा किया हुआ है, लेकिन बाकी सारे कॉलम की विड्थ एक फिक्स विड्थ आ रही है। मैं इस TA वाले कॉलम की विड्थ को भी इतना फिक्स रखना चाहता हूँ जितनी ये है। तो इस समय इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ है क्या, उसको चेक करने के लिए यू कैन से डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ इज़ 8.43, ज़्यादातर आपको यही मिलेगी। तो देखिए अब जब आप इस कॉलम को कहते हैं कि इस कॉलम की विड्थ शुड बी अ डिफ़ॉल्ट विड्थ, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, आप डिफ़ॉल्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट विड्थ पे आएगी 8.43 ओके। तो ये तो 8.43 दिखा रहा है, चेंज नहीं कर रहा। देखिए चेंज आपको करनी है, कॉलम विड्थ में जाएं और यहाँ पर इसे कर दें 8.43, और जैसे आप ओके करेंगे इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ सेट हो जाएगी ओके। तो देखिए दिस इज़ कॉल्ड द विड्थ। उसके बाद हाइट के ऑप्शंस आते हैं। हाइट के ऑप्शंस में आपने सोहन वाली रो को या किसी भी रो पे आप कर्सर को रखते हैं तो आप इसे हाइड कर सकते हैं।
आपने यहाँ पे कहा हाइड रो, हाइड रो करी। जिस समय आप किसी रो को हाइड करेंगे, कि इंपॉर्टेंट बात बहुत गौर से देखिएगा, जब आप किसी रो को हाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको 4 और 6 दो वैल्यू दिख रही हैं, इसके बीच में एक लाइन सेलेक्टेड सी आ रही है, यानी कि अगर आपने किसी रो को हाइड किया हुआ है और बिल्कुल सेम टाइम पे आप उसे अनहाइड का बटन भी दबा देते हैं, तब तो अनहाइड रो वापस आ जाएगी, क्योंकि वो सेलेक्टेड थी, अभी इंटरनली वो सेलेक्टेड थी। हमने सेलेक्ट करके किसी को हाइड किया, कहीं और क्लिक नहीं किया, सेलेक्ट वही रो थी। अगर तो आप हाथ के हाथ दबा देते हैं, अनहाइड कर देते हैं, तो आपको फॉर द टाइमिंग वहीं के वहीं वापस दिख जाएगा। बट अगर आपने किसी भी चीज़ को हाइड किया, हाइड करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर किया आपने हाइड रो, तो ये रो हाइड हो गई और 4 और 6 दिख रहा है। अब मैं कहीं और क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आप कैसे इसको सेलेक्ट करेंगे 4 और 6 के बीच में 5 को? तो देखिए, जब आप 6 पे जाते हैं तो 6 सेलेक्ट हो जाता है, 4 को सिलेक्ट करते हैं तो 4 सेलेक्ट हो जाता है। अब बीच की रो को कैसे सेलेक्ट किया जाए? तो अगर आपको 4 और 6 के बीच की किसी रो को वापस लाना है तो आपको 4 और 6 दोनों को सिलेक्ट करना है, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट के अंदर जाकर और यहाँ पर अनहाइड रो करना है, तो उसके बीच वाली रो वापस आएगी। वरना आप किसे वापस लाएंगे, सेलेक्ट ही नहीं है तो वो वापस नहीं आएगा। इसी तरीके से कॉलम का भी केस होता है। जैसे डी कॉलम है, अगर डी वाला जो कॉलम है, अगर सपोज करो डी कॉलम पे बैठ के हमने यहाँ पे कहा कि हाइड कॉलम, हाइड कॉलम कर दिया, हाइड कॉलम किया तो सी के बाद सीधा देखिए ई आ गया, कॉलम आपको नहीं दिख रहा है। अब आप वापस कैसे लाएंगे? बात वही है, देखो यहाँ पर एक पतली सी लाइन आपको ये शो कर रही है कि ये है यहाँ पर कुछ, लेकिन वो विड्थ उसकी 0 हो चुकी है, ठीक। अब आप इसे वापस कैसे लाएंगे? तो हमने कहा सी और ई दोनों को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पे आएँ और अनहाइड कर दीजिए, अनहाइड कॉलम। तो अनहाइड कॉलम करते ही यहाँ पर इन दोनों कॉलम के बीच में एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर, अनहाइड के अंदर आपने अनहाइड कॉलम कर लिया। इसी तरीके से हाइड शीट होती है। अगर मैं इस पूरी शीट को ही हाइड कर दूं, तो शीट को हाइड करने के लिए यू हैव टू से हाइड शीट, तो ये पूरी शीट हाइड हो जाएगी। अब देखिए शीट 1 आ रही है, 3 आ रही है, बीच में एक शीट नहीं आ रही, तो मैं इसको वापस कैसे लाऊं? वापस लाने के लिए आप फॉर्मेट में हाइड में जाके इसे आप बोलते हैं अनहाइड शीट। तो अनहाइड शीट करते हैं तो वो पूछता है कौन सी शीट को आपको अनहाइड करना है। आपको जिस शीट को अनहाइड करना है उसको आप वापस ला सकते हैं। तो आपने क्या किया, शीट 2 को ओके कर दिया, शीट 2 वापस आ गई। तो दिस इज कॉल्ड द हाइड एंड अनहाइड ऑप्शंस। उसके बाद रीनेम शीट की बात करते हैं। तो रीनेम का मतलब क्या है? रीनेम का मतलब होता है कि आप यहाँ पर किसी भी शीट को रीनेम कर सकते हैं। देखिए शीट 1 आ रही है, शीट 2 आ रही है, शीट 3 आ रही है, शीट 2 का नाम बदलना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेट पे गए, रीनेम शीट पे क्लिक किया, रीनेम शीट पे मैंने इसका नाम कुछ भी माय शीट कर दिया, तो इसका नाम माय शीट। देखिए नीचे आप शीट टैब में देख सकते हैं, यहाँ पर शीट टैब में इसका नाम माय शीट आ रहा है। अब बात आती है फॉर्मेट में ही, अगर आप रीनेम शीट वापस करके इसका नाम वापस शीट 2 रख देते हैं, तो ये किसी भी शीट का नाम बदल सकते हैं आप। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बहुत सारी शीट्स बना रहे होते हैं तो अक्सर मुझे ये देखना होता है, अब मेरे पास यहाँ पर 10, 12, 15 शीट बनी है और हर शीट के अंदर इंडिविजुअल पर्सन के रिलेटेड डिटेल है। किसी की सैलरी स्टेटमेंट बन रही है तो हर शीट पे अलग अलग पर्सन की सैलरी डिटेल बन रही है, सेल्स रिपोर्ट बन रही है तो सब पे अलग अलग बन रही है, ठीक है। तो कहीं पर सेल्स रिपोर्ट है, कहीं परचेज रिपोर्ट है, कहीं प्रोडक्शन की डिटेल है, सब कुछ अलग अलग। तो हमें बार बार शीट पे जाके ढूंढना ना पड़े, इसलिए हम नेम बदल देते हैं उसके। ओके गाइस, तो ये नाम बदलने के लिए सिंपली यहाँ पर यूज़ किया जाता है। मूव और कॉपी शीट ऑप्शन क्या है? मूव और कॉपी शीट का मतलब होता है, अगर मैं शीट 1 को, जैसे ये शीट 1 है, अब ये शीट 1 है, इसके बाद 2 शीट आपको दिखाई दे रही हैं। अगर मैंने शीट 1 को उठा के लास्ट में मूव करना है, एंड में बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मूव और कॉपी शीट का ऑप्शन। मूव और कॉपी शीट ऑप्शन यूज़ करते ही मैं इसे बोल देता हूँ मूव टू एंड। मूव टू एंड का मतलब है इस शीट को उठा के लास्ट में मूव कर दो। ओके, तो देखिए अब क्या होता है, शीट 2, 3 और फिर शीट नंबर 1 आ गई। अगर मैं वापस इसे मूव करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, वही चीज़, मूव और कॉपी शीट में जाओ और इसे बोलो शीट 2 के प्लेस पे मूव करो इसे, मतलब इस शीट को, शीट 1 को शीट 2 के प्लेस पे, क्योंकि 2 वाली शीट अब आपकी फर्स्ट शीट बन चुकी है।
तो जैसे ही आप इसे ओके करोगे ये शीट वापस आ जाएगी। अब आपके पास शीट 1, 2 और 3 तीन शीट्स आ रही हैं। एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास शीट 1, 2, 3 आ रही है, शीट 1 को उठा के आपने लास्ट में कॉपी बनानी है इसकी डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप मूवर कॉपी शीट पे जाते हैं, मूव टू एंड और क्रिएट अ कॉपी का बटन दबा देते हैं। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए आपकी शीट 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, उसके बाद शीट 1 की कॉपी आ रही है। तो मतलब क्या होता है, शीट 1 की डुप्लीकेट कॉपी आप बना के रख देंगे। तो जब आप इस शीट को डिलीट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिलीट शीट का, उससे आप इस शीट को डिलीट कर सकते हैं। शीट 1 आ गई, शीट 2 आ गई और शीट 3 आ गई। तो दिस इज नोन एज मूव और कॉपी शीट। अच्छा जी, इसके बाद ये आ गया मूव और कॉपी शीट। टैब कलर से क्या मतलब होता है, वही जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप नीचे शीट टैब को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने का मतलब नाम बदलना था। और अगर आप कलरिंग से कुछ पहचान चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाले लोगों का कलर ये हो जाए, दूसरे डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उनकी शीट का कलर ये हो जाए, तो इस तरीके से आप या मैंने आपको कहा ना कि सेल परचेज की रिपोर्ट है, सेल्स वाली शीट का कलर ये, परचेज वाली शीट का कलर ये हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शीट 1, 2, 3 इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो किसी भी शीट का कलर बदलना है, शीट टैब का कलर, तो यहाँ पे जाके आप इसका कलर रेड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप इसका कलर चेंज करके हमने येलो कर दिया, ग्रीन कर दिया, या जो भी कलर आपको चूज़ करना है आप नीचे से कलर चूज़ कीजिए। देखिए नीचे शीट टैब के कलर थोड़े अलग से आ रहे हैं, अलग से पहचान रहती है कि इस शीट में आपका ये वाला काम हमने किया है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द शीट टैब कलर। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है प्रोटेक्ट शीट। देखिए गाइस, प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, आप इसको देखिए गौर से। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली आपके पास ये जो शीट है पूरी, ये पूरा एरिया, पूरी शीट है, कंप्लीट शीट अपने आप में, मैंने आपको रोज और कॉलम बताए हुए हैं। कंप्लीट शीट में लगभग आपके पास आपकी जो टोटल नंबर ऑफ रोज होती है वो होती है 10,48,576, 10,48,576 ये रोज होती हैं, और कॉलम होते हैं XFD यानी कि 16,384। ये रोज और कॉलम आपके पास एक शीट के अंदर होते हैं। अगर मैं फॉर्मेट में जाकर प्रोटेक्ट शीट के बटन को क्लिक करता हूं और यहाँ पर कोई पासवर्ड दे देता हूँ, कुछ भी पासवर्ड मैंने यहाँ पर दे दिया, तो देखिए पासवर्ड देने का मतलब हमने यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड दिया, ठीक, ओके कर दिया, और उस पासवर्ड को दोबारा आपको टाइप करना पड़ेगा। ये पासवर्ड दिया मैंने, ओके, ठीक है, मैंने डिक्लेयर नहीं किया पासवर्ड, जानबूझ के मैंने उसे सिर्फ टाइप किया। अब अगर आप इस शीट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये शीट प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड शीट का मतलब यहाँ पर आपकी शीट प्रोटेक्ट हो रखी है, कोई कुछ इस पर टाइप नहीं होगा। अगर आप इसमें शीट में अनप्रोटेक्ट शीट करते हैं और आपने यहाँ पर फिर से पासवर्ड दे दिया, तो ये शीट अनप्रोटेक्ट है, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे इजीली यू कैन टाइप इट। ओके, तो ये तो क्या होता है, शीट को प्रोटेक्ट करना, अनप्रोटेक्ट करना। ये तो नॉर्मल वर्ड है कि पूरी शीट प्रोटेक्ट या पूरी शीट अनप्रोटेक्ट, आप कहीं पर भी कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे। बट अब एक वर्ड इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सा आता है, इसके साथ एक वर्ड आता है लॉक सेल। प्रोटेक्ट शीट के साथ आता है लॉक सेल। क्या मतलब है इस चीज़ का, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटेक्ट करने से पहले ही अगर आप देखें किसी भी सेल पे कर्सर को रख के, तो वहाँ पर लॉक सेल ऑलरेडी इनेबल्ड है, लॉक सेल हो रखा है, मतलब यानी कि लॉक सेल वर्किंग है, तभी पूरी शीट प्रोटेक्ट हो पा रही है। मतलब क्या हुआ, देखिए पूरी शीट लॉक है। अब अगर आप प्रोटेक्ट करते हो और इसमें कोई पासवर्ड देते हो, ओके ठीक है, तो पूरी शीट पे कहीं पर भी किसी भी कोने पे आप कुछ लिखोगे तो वो मना कर देगा, ठीक है, पूरी शीट प्रोटेक्टेड है। ओके, एक बार फिर से मैं इसको प्रोटेक्ट करके दिखाया मैंने आपको, अनप्रोटेक्ट किया और 1 2 3 किया। ओके, अब बात करते हैं कि मैं चाहता हूं कि केवल इतना एरिया के ऊपर से लॉक हट जाए। मतलब क्या हुआ, जो प्रोटेक्शन का जो इफेक्ट है वो इस एरिया के ऊपर काम ना करे, बाकी पूरी शीट प्रोटेक्टेड है। तो देखिए मैंने इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद पहले लॉक सेल में क्लिक कर दिया, यानी कि इतने शीट पे से जो लॉक था वो मैंने हटा दिया, अब इतने एरिया पे लॉक नहीं है। अब अगर आप कर्सर को कहीं पर भी रख के अगर आप प्रोटेक्ट शीट का बटन दबाते हैं और इसमें एक पासवर्ड दे देते हैं, ठीक, अब देखिए
ध्यान से देखिएगा, आप कहीं बाहर किसी भी एरिया में क्लिक करेंगे वो कहेगा दिस एरिया इज प्रोटेक्टेड, बिकॉज इसका मैंने लॉक नहीं खोला था। मैंने लॉक किस एरिया का खोला था? सिर्फ इतने एरिया का लॉक मैंने खोला हुआ है। अगर मैंने केवल इतने एरिया का लॉक खोला है, अब अगर मैं यहाँ पर कोई बटन दबाता हूँ तो इतने एरिया पे काम कर पा रहा हूँ ना। देखिए यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू चेंज करी, इजीली हो रही है, कहीं पर भी मैं जा रहा हूँ उसकी वैल्यू बदल पा रहा हूँ। मतलब इतने एरिया के अंदर तो मैं किसी का भी नाम बदलूंगा तो नाम में भी आपने यहाँ पे लिखा रवि कुमार, हो गया। यहाँ पर उसकी एज बदलनी है, आपने एज 36 कर दी, हो गया। सारे चेंजेस हो रहे हैं। अगर इसमें मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, नो, यहाँ से बाहर, इस रेंज से बाहर मेरा पूरा सेल प्रोटेक्टेड है, मतलब पूरी शीट बाकी की प्रोटेक्टेड है, केवल इस एरिया पे मैं काम कर पाऊंगा। यानी कि अगर आप किसी एंड यूज़र को ये चाहते हैं कि वो एंड यूज़र इस एरिया के बाहर कुछ काम ना कर सके, सिर्फ इतने एरिया पे ही काम कर सके, तो आप क्या करते हैं, इतने एरिया का लॉक खोल के उसे दे देते हैं और बाकी शीट को प्रोटेक्ट रख देते हैं, तो वो इतने एरिया पे ही काम कर पाएगा। अब अगर फॉर्मेट में जाके वापस अनप्रोटेक्ट किया मैंने, पहले लॉक खोला, अब तो मैं सब जगह काम कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल मैंने इस एरिया का लॉक फिर से लगा दिया, लॉक, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रोटेक्ट शीट करूँ तो पूरी शीट प्रोटेक्ट हो। ओके, अब देखिए एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। अब मैं प्रोटेक्ट शीट करूँगा और ओके करता हूँ, तो ना तो मैं यहाँ काम कर पाऊँगा और ना ही मैं यहाँ काम कर पाऊँगा। तो जितना एरिया भी आप लॉक खोल के देते हैं सिर्फ उस एरिया पे ही काम कर पाएगा, अदरवाइज बाकी बाहर कहीं नहीं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका अनप्रोटेक्ट शीट। ठीक है जी, तो दिस इज फॉर्मेट प्रोटेक्ट शीट। फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल होता है। अब बात हम करेंगे फॉर्मेट सेल्स की। फॉर्मेट सेल्स का मतलब किस चीज़ से है? इस फॉर्मेट सेल्स के अंदर अभी तक आप बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ से क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये सब करते हुए आ रहे हैं। इफ़ वी वांट कि ये सारी चीज़ें मुझे एक साथ मिले, तो जो सारी चीज़ें एक साथ मिलने वाली बात आएगी, तो फॉर्मेट में आप फॉर्मेट सेल्स पे जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स के अंदर अगर आप देखें तो गौर से देखिए कि जो चीज़ें हमने करी, जैसे हमने नंबर्स के साथ चेंजेस किए थे, वो आपको यहाँ नंबर्स में मिल रहे हैं। नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग डेट, टाइम, परसेंट, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक, ये सब आपको क्या मिल रहा है, वही चीज़ यहाँ पे मिल रही है। देखिए अगर मैं किसी डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट पे जाके फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया। अब अगर मैं इस डेटा को करेंसी फॉर्म में ले लेता हूँ, डीए को, और करेंसी में यहाँ पर सैंपल दिखा रहा है, ठीक है, किस तरीके का दिखाएगा, कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आएंगे, करेंसी सिंबल क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें, नेगेटिव वैल्यू किस टाइप की दिखाई देंगी, सब चीज़ आपको यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए ओके, अब इसे नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से भी जनरल कर सकते हैं जैसे पहले था। ओके, तो वही चीज़ आपका फॉर्मेट के अंदर क्या आया, फॉर्मेट सेल के अंदर। अब बात आती है इसी के अंदर, फॉर्मेट के अंदर दोबारा जाते हैं फॉर्मेट सेल्स में, दूसरी चीज़ आती है अलाइनमेंट वाली बात। अलाइनमेंट में मैंने आपको बताया था कि आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली अलाइनमेंट 9 तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए गौर से देखिएगा, आपके पास ये आता है लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट साइड रहता है, सेंटर कर देंगे आपका टेक्स्ट सेंटर हो जाता है। अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जा रहे हैं तो वही सारे अलाइनमेंट राइट आ गया, तो राइट साइड अलाइनमेंट हो गया। ठीक, इसी तरीके से फॉर्मेट सेल के अंदर जाते हैं आप अलाइनमेंट, इसे तो फिलहाल मैं लेफ्ट कर लेता हूँ, जनरल कर देता हूँ। ओके, जनरल कर देता हूँ, ओके कर दिया। अब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा राज, ठीक है जी, अब ये राज वर्ड को लिखा, इसके ऊपर मैंने कर्सर छोड़ दिया। कर्सर छोड़ने के बाद फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेल में गया और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में मेरा मूड आ गया कि मुझे तो इसे फिल करना है। फिल का मतलब इस राज वर्ड को पूरे सेल में फिल करना है। ओके, तो देखिए राज 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 राज, जब तक ये पूरा सेल भर नहीं जाता उसे फिल करता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिल का ऑप्शन, पहली बात। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैंने राजीव कुमार भाटिया ऐसे लिखा हुआ है और सेल की विड्थ छोटी है, सेल की विड्थ इतनी है, सेल पूरा नहीं है, यहाँ कर्सर रखा, राजीव कुमार भाटिया लिख दिया। फॉर्मेट में सेल में गया, अलाइनमेंट में यहाँ पर आप करते थे ना जस्टिफाई, जस्टिफाई ऑलरेडी किया आपने, ठीक है,
जस्टिफाई जैसे आप करते हैं तो जैसे ही जस्टिफाई करते हैं ओके, तो ये ऑटोमेटिकली राजीव कुमार को पूरा जस्टिफाई करके भाटिया को नीचे ले आता है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपके सेल्स में जो जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिफिकेशन मतलब सेल को बड़ा कर देगा और रैप करके नीचे जो वर्ड पूरा सेल रेंज से बाहर जा रहा होगा उसे ऑटोमेटिकली नीचे ले आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। सेंटर अक्रॉस का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, आपका सेल बड़ा है, ये रेंज बड़ी है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है राजीव कुमार भाटिया ऐसे। अब आप इस सेल पे जाते हैं, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट सेल में गए और यहाँ पर आपने सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर दिया ओके, तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेंटर कर देता है। उसके बाद बल्कि इसके लिए अगर आपका सेल छोटा भी है तो देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका सेल छोटा है जैसे ये, तो आप देखिए जैसे कोई सेल छोटा भी है तो उसे सेंटर रखता है, बस सेल के सेंटर में छोड़ देगा। ये देखिए, ये सेल के सेंटर में छोड़ेगा। ठीक, इस तरीके से देखें तो ये जो लेफ्ट राइट से है उतनी जगह, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा राजीव भाटिया, राजीव भाटिया, ठीक है, और सपोज करो ये सेल मेरा थोड़ा छोटा है, ऐसा है, इतना छोटा सेल है, तो अब देखिए सेल से बाहर जा रहा है। सेल से बाहर जाने वाले टेक्स्ट को फॉर्मेट सेल में जब हम यहाँ पर सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से बराबर कर देता है। ठीक है, तो हालांकि इस तरीके से थोड़ा राइटिंग करते समय या शीट बनाते समय बहुत अच्छा सा दिखता नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन इसलिए काम आता है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और होती है, अंदर हम चलते हैं फॉर्मेट सेल के ही, तो वर्टिकल में भी बॉटम, टैप, टॉप, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हो जाता है। और रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ। रैप टेक्स्ट में रैप का मतलब होता है अगर कोई नाम बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, देखिए राजीव भाटिया, और अगर ये टेक्स्ट बड़ा हो जाता है तो मैंने अभी आपको ये अंदर बताया ही है कि अगर सपोज करो आप इसे फॉर्मेट सेल में जाके रैप टेक्स्ट कर देते हो तो रैप का मतलब सिंपली इस तरीके से नीचे आ गया। ये सेल को बड़ा करना पड़ेगा अभी फिलहाल मुझे, ये देखिए, तो दिस इज़ रैप टेक्स्ट। ठीक है जी, तो ये रैपिंग के लिए हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल के अंदर, श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट का मतलब क्या होता है, अगर कोई नाम बड़ा आ रहा है, राजीव कुमार भाटिया, बहुत बड़ा आ गया, ज़्यादा बड़ा नाम आ गया, आपने यहाँ पे कहा फॉर्मेट सेल में श्रिंक टू फिट, दिस इज कॉल्ड श्रिंक टू फिट। बहुत छोटा कर देगा, जितना छोटा कर सकता है उस सेल में फिट करेगा आपको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड श्रिंक टू फिट। उसके बाद फॉर्मेट सेल के अंदर ही एक ऑप्शन होता है मर्ज सेल। मर्ज सेल का ऑप्शन किस लिए, मर्ज सेल का मतलब है कि अगर आपने ये नाम दो सेल में है या भी दो सेल है ए और बी, अगर आप इसको मर्ज कर देते हैं तो मर्ज सेल मतलब इस पूरे सेल को एक बना देगा और ये पूरा एक ही सेल में मर्ज हो जाएगा। ओके, अब ये पूरा सेल A17 नाम माना जाएगा। जब आप यहाँ जाएंगे तो देखो ये C17 है, B सेल है ही नहीं इसमें, B सेल ही गायब हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द मर्जिंग ऑफ टू सेल्स। ओके, अभी आप यहाँ पर करते हैं तो देखिए A17 और B17 दिखा रहा है, राजीव कुमार भाटिया दो सेल्स में आया था, लेकिन अगर मैंने इन दोनों को मर्ज करके A में मर्ज कर दिया तो ये दोनों सेल एक में मर्ज हो जाते हैं। तो फॉर्मेट सेल का मतलब यहाँ पर मर्जिंग का मतलब ये होता है। ठीक है जी, उसके बाद हम फॉन्ट की बात करें। फॉन्ट में क्या होता है, फॉन्ट का मतलब जैसे आप यहाँ पे गए तो आपने फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट सेल में जाके फॉन्ट के अंदर यहाँ से फॉन्ट के राइटिंग स्टाइल दिए थे, यहाँ से फॉन्ट का बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से साइज़ किया था, यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे कलर। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू इसके अंदर यहाँ पर बाहर नहीं होता, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये अंदर ऑप्शन मिलेंगे आपको, बाहर नहीं। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेस और एक्सेस वर्ड को लिखकर अगर मैंने फॉर्मेट में फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पर कर दिया स्ट्राइक थ्रू, ओके, तो स्ट्राइक थ्रू अंदर मिलेगा। देखिए बाहर ऑप्शन नहीं है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर मैंने यहाँ पर H2 यहाँ पर ऐसे लिखा है H2, ठीक, अब H2 में मुझे 2 को सुपरस्क्रिप्ट करना है। ठीक, तो पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो सेलेक्ट आप कर नहीं पाएंगे, आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में। अब फॉर्मेट सेल में जाते हैं
और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट करते हैं, तो देखिए ये h² हो गया। और अगर इसी को सिलेक्ट करके आपको बेस करना है तो फॉर्मेट सेल में जाके आप इसे सबस्क्रिप्ट कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर H2 नीचे हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में इसको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट के अंदर के ऑप्शंस में, फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट सेल में फॉन्ट की बात। अब आती है बॉर्डर फिल। क्या होता है ये बॉर्डर और फिल में? क्या आता है, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे ये बॉर्डर ऑप्शन किए थे, वही चीज़ यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाते हैं तो बॉर्डर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर, साइज ऑफ बॉर्डर, कलर ऑफ बॉर्डर, सब चीज़ें मिलती हैं। आपने कलर चूज़ करना है, रेड कर लीजिए। साइज़ करना है, आपने इतना मोटा कर लिया। बॉर्डर कैसा चाहिए, नन, आउटलाइन, इनसाइड, या फिर टॉप में चाहिए, मिडिल में चाहिए, बॉटम में चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, कहाँ पर आपको बॉर्डर की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए लेफ्ट में, राइट में, अलग अलग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। नन करेंगे बिल्कुल नन हो जाएगा, चारों तरफ कहेंगे बाहर रहेगा, अंदर चाहिए अंदर भी आ जाएगा। ओके, तो जहाँ भी आपको बॉर्डर चाहिए वहाँ बॉर्डर इतना मोटा कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जाके बॉर्डर को नन कर देता हूँ, नो बॉर्डर। ओके, ठीक है, सॉरी, इसको पहले मुझे हटाना पड़ेगा। और फॉर्मेट सेल में हमने यहाँ पे इसका कलर ऑटोमेटिक किया, नन कर दिया यहाँ पे, है ना, नो स्टाइल, ये स्टाइल नन है, यहाँ से बॉर्डर नन है। ओके, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे कहा फॉर्मेट सेल के अंदर फिल का मतलब आपने इसे किस कलर से फिल करना है, बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल आ गया। तो ये सब चीज़ें आपके पास अभी, हालांकि मैंने कहा ना ये हमने बाहर से सब करी हैं। ठीक है, कोई पैटर्न फिल चाहिए तो यहाँ पर पैटर्न कलर चाहिए, यहाँ से पैटर्न कलर आते हैं। कुछ कलर यहाँ होते हैं, कुछ कलर मोर कलर में आपको दिखाई देंगे, कुछ कस्टम में से हम बनाते हैं। तो ये कलर वगैरह हम सब यहाँ से बना सकते हैं। स्टाइल चाहिए आपको, डैश डैश डॉट या कोई भी एक स्टाइल, तो वो भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका फिल के ऑप्शंस में हमने फॉर्मेट के अंदर हमने ये कंप्लीट किया। आज हमने किया इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट को आज हमने बिल्कुल कंप्लीटली एंड तक कंप्लीट किया। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं विद एडिटिंग ऑप्शंस। एडिटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस, एडिटिंग के भी अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, मैं बिल्कुल 1 बाय 1 चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर को बार बार देख लीजिए। अगर दिक्कत आती है आप इसके लिए मेरे फ़ोन नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।